नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे जो 12 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बारे में और जो फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के जब ड्राफ्टिंग कमेटी उसको बना रही थी उस टाइम ये कहाँ से बोरो करे गए थे। और पहली बात करें तो जब शुरुआत में संविधान बना था उस टाइम इसमें 8 शेड्यूल थे ओनली और अब 12 शेड्यूल हो गए। इनकी वन बाई वन आगे बात करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके बाद आगे बात करेंगे बोरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। सो फर्स्ट शेड्यूल है, इसका जो पहला पॉइंट है नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुडिक्शंस। दूसरा नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट। इसमें बात करते हैं जैसे आपने अभी 2019 में देखा होगा कि कैसे गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बना दिया। तो गवर्नमेंट चाहे अपने एग्जीक्यूटिव से इनके नाम चेंज कर सकती है। शेड्यूल में इतना ही है, इसमें बॉर्डर एरिया को चेंज करना और उसके नाम चेंज करने के बारे में। सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं, इसमें प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस। ये किसके अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट की बात करते हैं। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स इन द CAG ऑफ इंडिया। सेकंड शेड्यूल में इन सब के अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट क्या रखे जाएंगे, इन सब की बात होती है। आगे बात करते हैं थर्ड शेड्यूल की। ये रिलेटेड है ओथ एंड अफर्मेशन से। इसमें जो ओथ एंड अफर्मेशन किस किस के बारे में दे रखा है, कौन कौन इसमें है। फर्स्टली यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CAG ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। इस शेड्यूल में ओनली ओथ एंड अफर्मेशन के प्रोविजन दे रखे हैं। आगे बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की। ये है एलोकेशन ऑफ द सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। अब इसमें बात करते हैं कि राज्यसभा में आप देखते हैं कि स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है और यूनियन टेरिटरीज का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कैसे कैसे सीट एलोकेट की जाएंगी, कैसे राज्यसभा में कंट्री को इक्वली रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें प्रोविजंस हैं कि कैसे कैसे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए सीट एलोकेट की जाएंगे। ये सब फोर्थ शेड्यूल में दे रखा है, क्योंकि बार बार वही बात कह रहा हूँ कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पूरी कंट्री का अपर हाउस में। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें एक TAC की बात है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए और इसमें जो है TAC shall advise on such matter pertaining to the welfare and advancement of the STs। तो इसमें गवर्नर ये रेफर कर सकता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको ठीक करो। तो ये सब शेड्यूल एरियाज में शेड्यूल ट्राइब के लिए उनके वेलफेयर के लिए शेड्यूल में ये सब चीज़ें दी गई हैं। आगे सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसे ATMM के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें प्रोविजन सारे हैं रिगार्डिंग द जो ट्राइबल एरियाज हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, उनके वेलफेयर की बात होती है। सेवन शेड्यूल में ओनली पावर का डिवीजन है कि स्टेट लिस्ट में स्टेट के लॉ चलेंगे, कंकरेंट लिस्ट में दोनों के लॉ चलेंगे और यूनियन लिस्ट में सेंट्रल के लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं एट शेड्यूल की। इसमें है लैंग्वेज रिकग्नाइज बाई द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें ओरिजिनली पहले 14 लैंग्वेज थी एंड प्रेजेंटली इसमें 22 लैंग्वेज हैं, जो आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू एंड सिंधी। इट वॉज एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। और इसमें जो है तुम्हारा ये सिंधी ऐड करी गई थी एंड कोंकणी, मणिपुरी और एंड नेपाली जो ऐड करी गई थी वो 71 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली ऐड करी गई थी 92 सेकंड अमेंडमेंट ऑफ 2003। पहले उसे उड़िया बोलते थे एंड अब उड़िया बोलते हैं। इसको ऐड किया गया था 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। इसमें आप देखेंगे कि 1950 के बाद जब अपना संविधान बना उसके बाद में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी पावर्स मिल गई थी और अपने देश को डेवलपमेंट की बात थी। तो जो जमींदारी सिस्टम था उसमें क्या थे, जो लैंडलॉर्ड थे, जो उनकी अगर जो उनकी ज़मीन है उसको अगर गवर्नमेंट डिवाइड करना चाह रही थी तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे और केस डाल देते। तो काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता था। तो इसको रोकने के लिए इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में किया गया था। इसमें क्या था कि 9th शेड्यूल में जो भी गवर्नमेंट जो भी प्रोविज़न डालेगी उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो इसमें ये था, लेकिन
लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 24 अप्रैल 1973 में जो केशवानंद भारती केस था कि 1973 से और 1951 के बीच में जो भी प्रोविजंस थे उस पर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू नहीं होगा, लेकिन 1973 के बाद से जो भी प्रोविजंस 9th शेड्यूल में डालेंगे उस पर सब में जुडिशल रिव्यू होगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं 10th शेड्यूल की। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के साथ ऐड किया गया था। इसमें यह है कि अगर एक मेंबर किसी दूसरी पार्टी से जीत के जाता है और दूसरी पार्टी में उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी जो है जो मेंबरशिप है उसकी वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। बस यही 10th शेड्यूल में यही एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, आपको बताइए। पर इसमें पंचायत की बात की गई है। इट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। It has 29 matters. This schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992. ये काफ़ी फेमस अमेंडमेंट भी है, आपको शायद पता होगा। इसमें ओनली पंचायत के प्रोविजंस की बात होती है। एंड 12th शेड्यूल में ऐसे ही पंचायत की तरह ही म्यूनिसिपलिटी में उसके डेवलपमेंट की प्रोविजंस हैं और म्यूनिसिपलिटी की बात होती है। ये ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 उसी साल, उसी के बाद। सो आगे बात करेंगे हम बोरोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे आपको पता ही है कि मोस्टली अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके जो प्रोविजंस हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं वो बोरो किए गए हैं। मीन्स अपने जो भी संविधान निर्माता थे ड्राफ्टिंग कमेटी में और जो लोग थे जो इसको बना रहे थे उन लोगों ने जगह जगह जाकर जगह जगह देश के संविधान पढ़े और उसमें से जो पॉइंट अच्छा लगा वहाँ से ले लिया, उठा लिया और अपने संविधान में रख लिया। तो यही बोरोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। एंड वन मोर थिंग, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जो आपके वनडे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से और आपकी कोई भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। पहली बात करेंगे कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया। इसमें है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मीन्स जैसे आपने देखा होगा यूएस में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, ऐसे ही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसमें तुम्हारे राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट होंगे इसमें, हेड ऑफ द स्टेट। तो ये हमने ब्रिटिश से लिया। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स कैसे होंगे, सिंगल सिटीजनशिप अपने यहाँ पर है क्योंकि यूएसए में आपने देखा होगा डबल सिटीजनशिप है। कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाई कैमरलिज्म। राज्यसभा एंड लोकसभा 2 सदन होते हैं हमने यहाँ पर। आगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया, DPSPs, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये आपको पता ही होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने वहाँ से बोरो की। आगे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया, फेडरल विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, बेस्टिंग ऑफ रेजिस्ट्री पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट USSR कॉन्स्टिट्यूशन। पहले USSR था सोवियत संघ, अब तो डिसॉल्व हो गए, रसिया बन गया है। तो उस टाइम जो USSR था वहाँ से उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रेम्बल। और जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ। ये क्या होता है कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो उस टाइम एक एडवाइस दी गई थी फ्रॉम USA के जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा था कि आप प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ रखिए इसमें, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट जो भी डिसीजन लेगी, जो कुछ भी बनाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसके आगे से काम करेगा। ये उसमें रिव्यू नहीं करेगा कि ये क्यों लिया गया, ये गलत है, क्या सही है। जो भी पार्लियामेंट्री लॉ बनाएगी वो सही है ये मान के आगे सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। यही प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ है। इसको हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आगे नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। हमने जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको पता ही होगा कि 1975 में जो इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम, उसमें फंडामेंटल राइट सब सस्पेंड कर दिए गए थे। उसी चीज़ की बात की गई इसमें। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया था, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्या प्रोसीजर रहेंगे और कैसे राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे, इसकी डिटेल वीडियो मैं आगे लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इसकी डिटेल वीडियो लाई जाएगी कैसे कैसे ये है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी इन द प्रेम्बल। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो जब ब्रिटिश का शासन था हमारे यहाँ पर, तो ये ब्रिटिश से ये एक्ट बन के आते थे, उसी में से हमने भी बोरो कर लिए। इसमें फेडरल स्कीम्स,
ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो अभी हम यूपीएससी की बात करते हैं, और इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एंड नाउ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, removal of the Supreme Court and High Court judges, and post of vice president. Hopefully आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. So again, subscribe this channel. Thank you.